Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ना ये हमारी पूरी भाषा की नींव तय करता है। बिल्कुल, और अक्सर लोग इसी नींव को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के उन नियमों की जो कई बार बहुत उलझाऊ लगते हैं, विशेषकर संज्ञा के विकारी तत्वों की। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे KVS PRT Tier 2, उनके लिए तो ये विषय एक तरह से गेम चेंजर साबित होता है। सीधे सीधे 10 नंबर पक्के कर सकता है। एकदम सही कहा। 10 नंबर किसी भी मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा फासला पैदा कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो KVS PRT के नोट्स हैं, वो व्याकरण को रटने वाले पुराने उबाऊ तरीके से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, मैंने भी देखा। इनमें हर चीज लॉजिक और ट्रिक्स पर आधारित है। एग्जैक्टली। व्याकरण को अक्सर बस नियमों के ऐसे पुलंदे के रूप में देखा जाता है जिसे बस रटना है। लेकिन अगर हम भाषा के पीछे के विज्ञान को समझ लें, उसके लॉजिक को पकड़ लें, तो गलतियां होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब हम ये शब्द सुनते हैं विकारी तत्व, तो ये सुनने में बहुत ही भारी भरकम और तकनीकी लगता है। ये असल में है क्या? देखिए, विकार का सीधा सा मतलब है बदलाव या परिवर्तन। किसी वाक्य में शब्द अपना रूप कैसे बदल लेते हैं और क्यों बदल लेते हैं, बस यही इन विकारी तत्वों का मूल काम है। अच्छा, तो अगर इसे थोड़ा और खोलकर समझें तो ये विकारी तत्व असल में लिंग, वचन और कारक हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब ये वो 3 पिलर हैं जो तय करेंगे कि किसी संज्ञा का व्यवहार वाक्य में कैसा होगा। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि इन्हें विकारी क्यों कहा जाता है। इसका कोई बहुत ही रोजमर्रा का व्यावहारिक उदाहरण अगर हम देखें तो चीजें शायद ज्यादा साफ होंगी। हाँ, चलिए इसे एक रियल लाइफ कनेक्शन के साथ देखते हैं। मान लीजिए हम पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। हम स्वाभाविक रूप से कभी नहीं कहते कि पिताजी आ रहा है। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब और असभ्य लगेगा। बिल्कुल, हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिताजी तो एक ही व्यक्ति हैं, फिर भी हमने रहा है को रहे हैं में बदल दिया। क्योंकि वहां सम्मान का भाव है। एग्जैक्टली। आदर देने के भाव ने क्रिया का रूप बदल दिया, उसमें विकार ला दिया। और हमारे नोट्स में एक बहुत ही तगड़ी रैंक बूस्टर टिप दी गई है। परीक्षाओं में वाक्य शुद्धि के जो प्रश्न आते हैं ना, उनमें से लगभग 80% अशुद्धियां इन्हीं 3 तत्वों के गलत प्रयोग के कारण होती हैं। बाप रे, 80%! ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर इस कंसेप्ट को गहराई से समझ लिया जाए तो कोई भी सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस इमारत के पहले पिलर यानी लिंग या जेंडर के कॉन्सेप्ट पर डीप डाइव करते हैं। हम सब जानते हैं कि जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल, ये तो बेसिक परिभाषा है। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री की पहली कुछ स्लाइड्स में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बैकग्राउंड दिया गया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हाँ, लेकिन समय के साथ हिंदी में सिर्फ 2 ही बचे, या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। और यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। मेरा मतलब है, सजीव प्राणियों में तो नर और मादा पहचानना आसान है। एक लड़का है, एक लड़की है, शेर है, शेरनी है। सही बात है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब निर्जीव वस्तुओं का लिंग तय करना हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये कुर्सी स्त्रीलिंग क्यों है और पलंग पुल्लिंग क्यों है? इसका क्या लॉजिक है? और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग लंबी लंबी लिस्ट लेकर नियम रटने बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे नोट्स में एक ट्रिक्स का बॉक्स दिया है वो बहुत ही शानदार लॉजिक बताता है। अच्छा, वो क्या है? निर्जीव वस्तुओं का लिंग अक्सर उनके आकार, उनके वजन और उनके प्रभाव से तय होता है। जो वस्तुएं भारी होती हैं, विशाल होती हैं, बेडौल या शक्तिशाली होती हैं, उन्हें अक्सर पुल्लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। ओहो, मतलब उनके भौतिक गुणों के आधार पर। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पहाड़ों के नाम देखिए। हिमालय, विंध्याचल, ये विशालता और मजबूती के प्रतीक हैं, इसलिए पुल्लिंग हैं। महासागरों के नाम ले लीजिए, जैसे प्रशांत महासागर, या ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बृहस्पति, ये सब पुल्लिंग है। ये लॉजिक तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इसके उलट अगर कोई चीज आकार में छोटी है, कोमल है या सुंदरता का प्रतीक है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। एकदम सही। नदियों का उदाहरण सबसे सटीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती,
ये नदियां जीवनदायिनी हैं, बहती हैं, इनमें कोमलता और निरंतरता का भाव है, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग माना गया है। और शायद इसीलिए तिथियां, भाषाएं और लिपियां जैसे हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी ये सभी स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए व्याकरण है तो अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होंगे ही, और परीक्षाओं का तो नेचर ही यही है कि वे अपवादों पर सबसे ज्यादा फोकस करती हैं। हाँ, मुझे उन नोट्स में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले अपवाद दिखे। जैसे ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी एक अपवाद है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। हाँ, और शायद इसे धरती माता के रूप में देखने की जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि है, वही इसका सबसे बड़ा कारण है। ये तो है। और देशों के नाम आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, लेकिन स्रोत में बताया गया है कि श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना जाता है। सही कहा। और नदियों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है जो केवीएस जैसी परीक्षाओं का फेवरेट है। वो सोन और ब्रह्मपुत्र वाला। एग्जैक्टली। सारी नदियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन सोन नदी और ब्रह्मपुत्र नद को पुल्लिंग माना गया है। नद? हाँ, नद यानी पुरुष नदी। इनके विशाल आकार और थोड़े उग्र स्वभाव के कारण इन्हें नद की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा महीनों और दिनों के नाम भी आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त। लेकिन यहाँ भी अपवाद मौजूद है ना? जैसे जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन अपवादों को समझना तो सच में जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा शब्द एग्जाम में आ जाए जिसका कोई नियम याद ही ना रहा हो, तब उसे कैसे पहचानेंगे? नोट्स के एक रैंक बूस्टर बॉक्स में इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है। हाँ, और मेरा मानना है कि वो शायद सबसे कारगर और अचूक ट्रिक है। अगर किसी शब्द का लिंग पहचानना है तो बस उसके आगे कोई विशेषण यानी एडजेक्टिव लगा दीजिए, या फिर उसे किसी क्रिया के साथ एक छोटे से वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। जैसे हम आम बोलचाल में कहते हैं ना, दही बहुत खट्टी है। और सुनने में ये अजीब ही नहीं लगता, क्योंकि हम इस तरह की गलतियों के आदी हो चुके हैं। हाँ, खट्टी दही तो जैसे हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा ही बन चुका है। लेकिन व्याकरण के नजरिए से ये एक कॉमन मिस्टेक है। बहुत बड़ी गलती है। दही असल में पुल्लिंग है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से सही प्रयोग हमेशा खट्टा दही ही होगा। मैंने खट्टा दही खाया। बिल्कुल। इसी तरह हवाई जहाज का उदाहरण भी है। अगर कंफ्यूजन है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो बस वाक्य बनाइए। हाँ, हवाई जहाज उड़ रहा है, ना कि उड़ रही है। रहा है से एकदम साफ हो गया कि ये पुल्लिंग है। वही बात है। पानी बह रहा है तो पुल्लिंग, और चाय उबल रही है तो स्त्रीलिंग। बस वाक्य में प्रयोग कीजिए और शब्द खुद चीख चीख कर अपना लिंग बता देगा। हाँ, चीख कर बता देगा, ये सही है। ये सच में बहुत काम का तरीका है। वैसे लिंग परिवर्तन को लेकर भी कुछ दिलचस्प नियम दिए गए हैं स्रोत में। हाँ, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अलग अलग प्रत्यय जोड़े जाते हैं, इन, आनी, एका वगैरह। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, वो ये है कि लिंग परिवर्तन और वर्तनी शुद्धि यानी स्पेलिंग करेक्शन आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। स्रोत में 2 शब्दों पर खास जोर दिया गया है, कवि और विद्वान। अरे, ये दोनों शब्द तो परीक्षकों के सबसे चहेते सवाल हैं। लोग अक्सर कवि का स्त्रीलिंग लिखते समय कवयित्री लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही शब्द है कवयित्री। क, व, य पर छोटी ई की मात्रा और त्री पर बड़ी ई की मात्रा। यह उच्चारण और लेखन दोनों में बहुत बार गलत किया जाता है। और दूसरा शब्द विद्वान है। हम जानते हैं कि विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन किसी ज्ञानी महिला के लिए विद्वानी नहीं कहा जाता। एकदम सही। उसके लिए जो व्याकरणिक रूप से सही शब्द है वो है विदुषी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अच्छे खासे हिंदी जानने वाले भी धोखा खा जाते हैं। तो कवयित्री और विदुषी, इन्हें तो जहन में एकदम पक्का कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और पैटर्न जो मेरा ध्यान खींच रहा था, वो है कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम। हाँ, जिनमें हमेशा नर या मादा लगाकर लिंग स्पष्ट किया जाता है। बिल्कुल, जैसे चील, कोयल या छिपकली, ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। सही बात है। अगर हमें किसी पुरुष छिपकली के बारे में बताना हो तो हम छिपकला तो नहीं कह सकते ना। हाँ, छिपकला तो बहुत ही अजीब लगेगा। हाँ, हमें व्याकरण के हिसाब से नर छिपकली कहना होगा। इसी तरह मादा मगरमच्छ या मादा कौवा। तो लिंग का ये पूरा तिलिस्म सुलझाने के बाद अब हम इस इमारत के दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, वचन या नंबर। ये भी उतना ही ट्रिकी है। देखिए, इस संस्कृत में
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हुआ करते थे, लेकिन हिंदी ने इस मामले में चीजों को बहुत सरल कर दिया है। हाँ, यहाँ कोई द्विवचन नहीं है, या तो कोई चीज एक है या फिर अनेक है यानी बहुवचन। लेकिन ये वचन का विषय ना उतना सीधा भी नहीं है जितना दिखता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहती हैं, चाहे उनकी मात्रा कितनी भी क्यों ना हो। और इसे समझना बहुत लॉजिकल भी है। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती यानी जो अनकाउंटेबल हैं, वे हमेशा एक वचन में ही रहेंगी। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं, पानी, तेल, दूध, सोना। आप एक बूंद पानी को भी पानी ही कहेंगे और पूरे समुद्र को भी पानी ही कहेंगे। और भाववाचक संज्ञाएं भी इसी कैटेगरी में आती है। प्रेम, क्रोध, क्षमा, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। कोई ये नहीं कहता कि मुझे तुम पर बहुत सारे क्रोध आ रहे हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब अगर एग्जाम में कोई वाक्य आता है कि बाढ़ में बहुत पानी भर गए, तो ये तकनीकी रूप से पूरी तरह गलत है। हाँ, पानी भर गया ही हमेशा सही होगा। और इसी नियम में समूहवाचक शब्द भी आते हैं, जैसे जनता, भीड़, सेना, पुलिस। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ये शब्द कई लोगों से मिलकर बने हैं। हाँ, लेकिन व्याकरण के नजरिए से ये एक इकाई या यूनिट को दर्शाते हैं, इसलिए क्रिया हमेशा एक वचन की होगी। जनता आक्रोशित थी, ये सही है। जनता आक्रोशित थी बिंदी के साथ ये अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है, लेकिन इसके ठीक विपरीत स्रोत में उन शब्दों की भी एक लिस्ट दी गई है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। विशेष रूप से एक ट्रिक बॉक्स में 3 शब्द दिए गए हैं: प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। ये हॉट टॉपिक्स हैं। नियम ये कहता है कि इन शब्दों के साथ वाक्य में क्रिया हमेशा बहुवचन रूप में ही आएगी। हम कभी नहीं कहते कि दुर्घटना में उसका प्राण निकल गया। हाँ, सही और शुद्ध रूप हमेशा यही होगा कि उसके प्राण निकल गए। प्राण को बहुवचन माना गया है। इसी तरह मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए या ईश्वर के दर्शन दुर्लभ हैं। इनके अलावा आंसू, होश, बाल ये भी हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए। सोचने वाली बात है कि प्राण या दर्शन को हमेशा बहुवचन क्यों माना गया। शायद हमारी संस्कृति में इन चीजों को जो अत्यधिक सम्मान और महत्व दिया गया है, उसी के कारण इन्हें बहुवचन का दर्जा मिला है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है इसे देखने का। अच्छा, अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों को देखते हैं। आ को ए में बदल देना सबसे आम नियम है। लड़का का लड़के, छाता का छाते। लेकिन यहाँ भी रिश्तों को लेकर कुछ मजेदार अपवाद हैं। हाँ, रिश्ते नाते बताने वाले जो शब्द हैं वो आमतौर पर नहीं बदलते, जैसे मामा, चाचा, दादा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे 4 मामे आ रहे हैं। हाँ, एक मामा भी मामा है और 4 मामा भी मामा ही रहेंगे। उनका रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। और इसी वचन परिवर्तन के टॉपिक में ना एक ऐसी वर्तनी अशुद्धि का जिक्र है जो पूरे भारत में लगभग हर बाजार में देखने को मिलती है। दवाई शब्द का बहुवचन। ओहो, ये तो एक ऐसा नियम है जिसे अगर समझ लिया जाए तो कभी स्पेलिंग मिस्टेक होगी ही नहीं। नियम कहता है कि जब कोई शब्द बड़ी ई पे खत्म होता है और हम उसका बहुवचन बनाते हैं, तो वो अंत की बड़ी ई हमेशा छोटी ई में बदल जाती है और उसके आगे यहाँ जुड़ जाता है। तो दवाई, जिसमें अंत में बड़ी ई है, जब बहुवचन बनेगी तो वो दवाइयाँ हो जाएगी छोटी ई के साथ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर का बोर्ड देखें तो 90% जगहों पर दवाइयाँ बड़ी ई के साथ लिखा होता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। और ये सिर्फ दवाई तक सीमित नहीं है। लड़की का बहुवचन लड़कियां, क पर छोटी ई की मात्रा। नदी का नदियां। ये असल में ध्वनि का एक बहुत ही प्राकृतिक विज्ञान है। जब हम शब्द को लंबा करते हैं यानी बहुवचन बनाते हैं, तो पहले वाले स्वर पर जोर कम हो जाता है और वो छोटा हो जाता है। एकदम सटीक विश्लेषण। ध्वनि विज्ञान ही व्याकरण की असली नींव है। अच्छा, स्रोत में बहुवचन बनाने का एक और तरीका बताया गया है कि कुछ शब्दों के अंत में जन, गण या वर्ग जोड़ दिया जाता है। हाँ, आदरार्थक प्रयोग के लिए, जैसे गुरु के साथ जन जोड़कर गुरुजन, अध्यापक के साथ गण जोड़कर अध्यापक गण, या छात्र के साथ वर्ग जोड़कर छात्र वर्ग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर देखने को मिलती है, जिस पर नोट्स में एक बड़ा सा रेड अलर्ट भी है। लोग बहुवचन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में अनेकों शब्द का इस्तेमाल कर बैठते हैं। अरे हाँ, वहाँ अनेकों लोग मौजूद थे।
ये अशुद्धि इतनी आम हो गई है कि अब तो लोगों को ये सही ही लगने लगी है ना? लेकिन ये हिंदी व्याकरण की सबसे आम और सबसे बड़ी भूलों में से एक है। देखिए, अनेक शब्द अपने आप में ही एक का बहुवचन है। उसका अर्थ ही है एक से ज्यादा। तो जब अनेक पहले से ही बहुवचन है तो उसे अनेकों लिखना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बहुवचन का भी एक और बहुवचन बना रहे हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली। ये हमेशा वहां अनेक लोग मौजूद थे होना चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट नियम है। तो लिंग और वचन के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद अब हम व्याकरण की आत्मा तक पहुंचते हैं, कारक या केसेस। सच कहूं तो अगर वाक्य में कारक ना हो तो वो शब्दों का एक ऐसा ढेर बन जाएगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बिल्कुल। जैसे अगर कोई कहे राम बाण रावण मारा, तो ये स्पष्ट ही नहीं है कि काम किसने किया, साधन क्या था और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा। वही बात है, कारक ही वो गोंद है जो वाक्य में शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थ पैदा करता है। जैसे ही हम कहते हैं राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य एकदम पारदर्शी हो जाता है। और इन्हीं जुड़ने वाले चिन्हों को, जैसे ने, से, को, इन्हें व्याकरण की भाषा में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। हाँ, और हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट चिन्ह और काम होता है। कर्ता ने यानी काम करने वाला, कर्म को यानी वो जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कारकों की वो पूरी मास्टर टेबल तो नोट्स में दी ही गई है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा उलझन पैदा करने वाला हिस्सा है ना, वो है करण कारक और अपादान कारक के बीच का अंतर। ओहो, ये चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, क्योंकि दोनों ही कारकों का चिन्ह से होता है। तो ये कैसे तय हो कि वाक्य में आया हुआ से करण कारक है या अपादान कारक? इस अंतर को समझना बहुत ही आनंददायक है। एक रैंक बूस्टर बॉक्स की मदद से इसे डिकोड करते हैं। करण का अर्थ होता है साधन, माध्यम या टूल, यानी वह चीज जिसकी मदद से कोई काम पूरा किया जा रहा है। अच्छा। उदाहरण के लिए, बच्चा पेंसिल से लिखता है। यहाँ लिखने का काम पेंसिल के माध्यम से हो रहा है। पेंसिल एक साधन है, इसलिए यहाँ से करण कारक है। और इसके विपरीत अपादान कारक क्या है? अपादान कारक में जो से आता है उसका मूल भाव होता है अलग होना या सेपरेशन। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता पेड़ से टूटकर अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। यह तो बहुत ही स्पष्ट है। अगर जुड़ाव है या माध्यम है तो करण, और अगर अलगाव है तो अपादान। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपादान कारक सिर्फ अलग होने तक सीमित नहीं है। हाँ, स्रोत सामग्री में इसके कुछ और भी गहरे मनोवैज्ञानिक आयाम बताए गए हैं। और यही वो जगह है जहां परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा चुनौती मिलती है। अपादान कारक का प्रयोग डरने, सीखने, शर्माने और तुलना करने के भाव में भी होता है। क्या आप बात कर रहे हैं? डरने में भी अपादान? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, वह सांप से डरता है। अब यहाँ कोई भौतिक रूप से अलग नहीं हो रहा है, लेकिन डर हमेशा एक मनोवैज्ञानिक दूरी, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस पैदा करता है, जिससे डर लगता है इंसान उससे दूर भागता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी तरह छात्र गुरु से व्याकरण सीखते हैं। यहाँ ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है। और तुलना में भी, राम श्याम से लंबा है। जहां भी दो लोगों की तुलना होगी वहां भी अपादान कारक ही होगा। ये विश्लेषण बहुत ही सूक्ष्म है। डर या तुलना में जो दूरी का भाव है उसे व्याकरण ने कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। कारक के इस क्रम में संप्रदान कारक भी बहुत अहम है, जिसका चिन्ह के लिए या को होता है। हाँ, लेकिन यहाँ को कर्म कारक वाला को नहीं है, ये देने के भाव वाला को है। मतलब जब वाक्य में किसी के लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ हमेशा के लिए दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे भिखारी को भोजन दो या मरीज के लिए दवा लाओ। यहाँ देने का या उपकार का भाव मुख्य है। समझ गई। और एक आखिरी नियम जो कारकों से जुड़ा है और अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो है संबोधन कारक का विशेष नियम। हाँ, ये एक और ट्रिकी पॉइंट है। नियम कहता है कि जब हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग पुकारने के लिए करते हैं तो उन शब्दों के अंत में आने वाला अनुस्वार यानी बिंदी हटा दी जाती है। अच्छा, जैसे सामान्य रूप में हम लिखेंगे लड़कों ने खेल खेला, तो यहाँ ओ की मात्रा पर बिंदी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम उन्हें पुकारेंगे तो कहेंगे, हे लड़कों, इधर आओ। यहाँ लड़कों के ऊपर बिंदी नहीं लगेगी। इसी तरह भाइयों और बहनों, इसमें बिंदी नहीं आती है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बड़े बड़े लोग मंच पर बोलते या लिखते समय इसमें गलती करते हैं।
ये छोटी छोटी बातें ही असल में भाषा को निखारती हैं। एकदम सही। अब इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे तकनीकी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में स्लाइड 20 पर तिर्यक रूप या ऑब्लिक फॉर्म की बात की गई है। ये एक ऐसा नियम है जो बताता है कि जब बहुवचन शब्दों के साथ कारक के चिन्ह आ जाते हैं तो शब्दों का रूप कैसे बदलता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हमने पहले बात की थी कि कुछ शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे आदमी का बहुवचन आदमी ही रहता है, 10 आदमी। लेकिन ये नियम तब बदल जाता है जब इसके साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए। मान लीजिए हमें ने लगाना है, तो हम 4 आदमी ने खाना खाया नहीं कह सकते। हाँ, वो सुनने में भी अजीब लगता है। जैसे ही ने आया, आदमी का रूप बदलकर आदमियों हो जाएगा। सही वाक्य होगा 4 आदमियों ने खाना खाया। यानी विभक्ति के आते ही शब्द अपना तिर्यक रूप ले लेता है। नदी का बहुवचन नदियां हैं, लेकिन अगर कारक जुड़ जाए तो वो नदियों में या नदियों का हो जाएगा। लड़के का लड़कों ने हो जाएगा। ये एक बहुत ही गणितीय नियम है। बिल्कुल, बिना कारक के साधारण बहुवचन और कारक के साथ तिर्यक बहुवचन। इस एक नियम को समझ लेने से वाक्यों के निर्माण में कभी अशुद्धि नहीं होती। तो चलिए इन सभी नियमों को जो आज हमने समझे हैं, उन्हें कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके परखते हैं, जो स्लाइड 21 पर रैपिड फायर अशुद्धि शोधन है। मैं गलत वाक्य पढ़ूंगी और आप उसे डिकोड कीजिएगा। बिल्कुल, तैयार हूं। पहला वाक्य जो अक्सर सुनने को मिलता है, ठंडी हवा चल रहा है। यहाँ सीधा सा नियम है, हवा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। सही वाक्य होगा ठंडी हवा चल रही है। परफेक्ट। दूसरा वाक्य जो अक्सर मंच संचालन में सुना जाता है, सभा को कई विद्वान महिलाओं ने संबोधित किया। यहाँ महिलाओं के लिए विशेषण का प्रयोग हो रहा है। महिला स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग विशेषण विद्वान का प्रयोग गलत है। हमने शुरू में ही बात की थी कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है। तो शुद्ध वाक्य होगा सभा को कई विदुषी महिलाओं ने संबोधित किया। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी वाक्य जो हमने वचन वाले हिस्से में भी गहराई से समझा था, भयंकर दुर्घटना में उसके प्राण निकल गया। ये तो अब तक स्पष्ट हो चुका होगा। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में ही व्यवहार करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी बहुवचन की ही आएगी। शुद्ध रूप होगा भयंकर दुर्घटना में उसके प्राण निकल गए। बेहतरीन। ये विश्लेषण ये साबित करता है कि व्याकरण वास्तव में कोई रूखा या केवल रटने वाला विषय नहीं है। ये पूरी तरह से तर्क, विज्ञान और गणित के नियमों की तरह काम करता है। और अगर हम लिंग, वचन और कारक के इन 3 विकारी तत्वों को उनके पीछे के कारण के साथ समझ लें, तो न केवल केवीएस जैसी परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, बल्कि हमारा दैनिक संचार भी बेहद प्रभावशाली हो सकता है। एकदम सही बात है। मन में कितनी गहराई से बसा है। अगली बार जब कोई किताब पढ़ी जाए या किसी की बात सुनी जाए, तो बस ये ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे एक छोटा सा शब्द से पूरे वाक्य का मनोवैज्ञानिक भाव तय कर रहा है, कि वो किसी साधन से जुड़ रहा है या किसी डर से अलग हो रहा है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।